नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे बाय जयसवाल सर। टीटी में शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका टीटी फैमिली है, अवर टीटी फैमिली है। इस प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये आपका 12th नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम ऑलरेडी जो है 11th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आपका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया होगा। चलिए, सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक दे दिया गया है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अटेंड करने के लिए, इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए, जिनमें से आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्हें अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। या व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो शिक्षार्थियों के साथ चर्चा यहीं पे हमारा क्लियर हो गया था कि 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे, सभी लाइव क्लास के साथ जुड़ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती में टीटी फैमिली की बात करते हैं। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, ध्यान दीजिएगा। और सेकंड प्रश्न आपके सीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या होता है। याद करना, प्रत्यय स्मरण, सुनना, शिक्षा का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का जो अर्थ होता है वह होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। क्योंकि सक्रिय बद्धता, तो सक्रिय बद्धता जो ये शब्द है ये कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, जांच पड़ताल से, प्रश्न पूछकर, वाद विवाद द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधियां में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, किसके, अपनी रुचि से लेते हैं। जी हाँ, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, ठीक है, जब ये किसी गतिविधि में अपनी रुचि के अनुसार भाग लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, 4th नंबर प्रश्न की। प्रश्न है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखना जाना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है ये बताइए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी तो होती हैं, लेकिन शिक्षक द्वारा किसके रूप में इसे देखना चाहिए, सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में। अब देखिए कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। परेशानी निगेटिव है, समस्या निगेटिव है, बाधा निगेटिव है, लेकिन संसाधन पॉजिटिव दिया गया है। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, तो शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और जो त्रुटियां होती हैं वह बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं।
उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। बाल विकास सीडीपी में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना या 30 में से 30 अंक लाना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां और त्रुटियां होती हैं वह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो जहां पर भी अवसर शब्द आए, ठीक है, ध्यान देना है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न दिया गया है, किसके विचार मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर के विचार, पॉलोव के विचार, युंग के विचार या जीन पियाजे जी के विचार? तो किसके विचार जो है वैज्ञानिक, किसके विचार मनोवैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो यहीं से हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं वह जीन पियाजे जी के विचार मनोवैज्ञानिक कौन है? वह जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे जी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रिता या बाल केंद्रित का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, सभी लोग बताइए, बाल केंद्रिता का अर्थ क्या होता है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों के अव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना या बच्चों को पूर्ण रूप स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ होता है वह हमारा होता है बच्चों की अव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की सहायता कर सकता है? तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की क्या सहायता कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे वह अपने या आप में निर्वाह करना सीखे, या उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। तो आप सभी लोग जानते हैं जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की जो सहायता कर सकता है वह कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश कर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, इसलिए ध्यान पूर्वक समझना है और यहाँ पे फीडबैक करना है। ठीक है, चलिए, आप आई होप समझ गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ये ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। जी हाँ, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि जो ज्ञान आपने पढ़ाया है क्या वह पुनः जो जिस प्रकार से आपने पढ़ाया उस रूप में आप बता सकते हैं। ठीक है, या उस रूप में आपसे समझा सकते हैं जैसा आपने बताया। मतलब ये ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया हो। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होता है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। थर्ड वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है या समान होता है? तो जब शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है बेहतर होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक वृक्ष से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। तो यह एक एड़ी चोटी नमूने का अनुगमन करती है, अव्यवस्थित नमूने का,
अप्रत्याशित नमूने का या क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह जिसका नमूने का अनुगमन करती है वह नमूना है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जी हाँ, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। और बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कथन होगा? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता और समाप्त होता है। सामाजिक संस्कृत संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकास के लिए जो हमारा उचित कथन है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तियों में एक दूसरे में जो भिन्नता होती है वह आपके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के अकॉर्डिंग होती है, कारण होती है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या निभाता है? परिवार कम महत्वपूर्ण निभाता है, रोमांचकारी निभाता है, परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, या परिवार गौण भूमिका निभाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को कायम रखिएगा, अपने कमेंट को करते रहिएगा, स्कोर को बेटर कीजिएगा, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों 101% यहाँ पे सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार निभाता है वह मुख्य भूमिका निभाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? संधारण एवं वर्गीकरण योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा तो जीन पियाजे जी के तृतीय अवस्था हो जाती है, जो आपके 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो यह मिलान हमें सही लग रहा है, क्योंकि इस अवस्था में संधारण एवं वर्गीकरण योग्य बच्चा हो जाता है। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था, जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था। अनुकरण, प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल। तो प्रारंभ जो दिया गया अनुकरण करना, सीखना जो है प्रारंभ नहीं करता बच्चा, ये गलत दिया गया है। क्योंकि अनुकरण जो होता है वह आपके बच्चा जो कब करता है, संवेदी गामक अवस्था से ही करता है, प्रथम चरण से ही बच्चा अनुकरण करता है। तो ये भी हमारा जोड़ा गलत दिया गया है। फिर तीसरे में देखते हैं, सहसावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका अनुमान लगाने में सक्षम, तर्क का अनुप्रयोग मूर्त या आपके अमूर्त पे ही कर सकता है, सहसावस्था में नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर अगला आपका चौथा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार बिल्कुल नहीं कर सकता। बच्चा 2 से 7 वर्ष का है, जीन पियाजे जी के द्वितीय चरण पर है, और निगमनात्मक विचार नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जो हमारा सही जोड़ा दिया गया वह पहला ऑप्शन सही दिया गया है, बाकी आपके जोड़ा सही नहीं दिए गए हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह किस समझ की ओर प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहंकेंद्रिक चिंतन, कार्य कारण, या विपर्य चिंतन? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये जिस समझ को प्रदर्शित करती है वह समझ है कार्य कारण। क्योंकि उसने कार्य करके देखा है, उसने धूप में कपड़े, गीले कपड़े डाले हैं और सूख जाता है। उसको ये पता है कार्य कारण के द्वारा कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। उसको ये नहीं पता कि वाष्पीकरण के द्वारा होता है, पानी जो धूप में क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। उससे ये मतलब है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते, उसने देखा है, उसने ऐसा कार्य किया है, तो कार्य कारण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है, बजाय के मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म।
ये आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ है और कई बार रिपीट हुआ है। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जो होता है प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे फिट हो जाएगा। पहले हमें यहाँ पे आपका प्रकार आएगा इस ऑप्शन पे, और इस अगले वाले में मात्रा आ जाएगा। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पे हमें थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक है, चलिए शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्येक प्रश्न को नोट करते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा, तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन। जी हाँ, अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। देख, आधारभूत सहायता का उदाहरण पहला ही ऑप्शन दिया गया है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना ही आधारभूत सहायता का उदाहरण हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के। तो वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए बच्चे जो सीखते हैं, और ये जान लीजिए वाइगोस्की का जिक्र होगा तो समाज या सामाजिक पद से जरूर जिक्र होगा। समाज, तो वाइगोस्की के अनुसार जब समाज और सामाजिक पद से जिक्र होता है, कनेक्ट है, इस शब्द का इनकर कनेक्टिविटी है, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके वयस्क और समवयस्क से समाज सामाजिक हो जाता है। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? आप सभी लोग जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, जो स्क्रीन पर आपके ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो यह बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह पर जा रही है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, ऐसा बाल विकास का टॉपिक हो और बुद्धि का प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि यहाँ पे क्या है दोस्तों? सभी कमेंट कीजिएगा। तो बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, या अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल होता है वह अति संवेदनशील होता है, क्योंकि भाषा विकास के दृष्टि से देखा जाए प्रारंभिक बचपन काल में ही भाषा का अच्छे तरीके से होता है और अति संवेदनशील होता है। उस अवस्था में, प्रारंभिक बचपन की अवस्था में बच्चा अच्छी तरह से भाषा सीख जाता है, तो आने वाले जो उसके अवस्था है अच्छे तरीके से सीखता जाता है, और इसमें अगर बिगड़ गई बात तो फिर बिगड़ ही जाती है। इसलिए प्रारंभिक बचपन का काल भाषा विकास की दृष्टि से अति संवेदनशील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, जी हाँ, ये एक सहशिक्षा जो है कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ऐसी टिप्पणी देना क्या होगा? देखिए, जहाँ पर भी लड़का लड़की किसी एक की समानता है, किसी एक का विशेष माना जाए, विशिष्ट बताया जाए, तो वहाँ पर सभी लोग जानते हैं लड़का लड़की में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। यह लिंग भेद की बात होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, सही आकलन का चयन करना है। तो सही आकलन का चयन करिएगा। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बनाव और दबाव को उत्पन्न करना, या सीखने में सुधार एक तरीका है। तो सही आकलन का चयन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कि सीखने में सुधार एक तरीका है। अगर कोई भी चीज़ सीखना है, जब हम उसमें सुधार करते हैं, वही एक तरीका होता है सीखने का।
ठीक है, तो सही आकलन का चयन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि सीखने में सुधार एक तरीका है। फोर्थ ऑप्शन के यहाँ पे सही कर लेना है। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन की बात की गई है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दो। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। दोस्तों, इनमें से एक कथन जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जी हाँ, समावेशन का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह हमारा कथन थर्ड वाला है। इसमें दिया गया है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक समावेशन का अच्छा, समावेशन मतलब होता है सम्मिल, ठीक है, समान सभी का अधिकार, सभी का समान समावेशन, ठीक है, तो समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समान शिक्षा और समावेशन, इन दोनों का कनेक्टिविटी आप समझ गए होंगे। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपके कुछ बच्चे हैं कक्षा में जो वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि से आते हैं। उन बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए आप क्या करेंगे। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे देंगे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे, उन्हें कक्षा से अलग बिठाएंगे, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतर किया नहीं कर सकते। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वेज को ऐसा, 21 को 12 लिखना या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो दोस्तों ऐसा व्यवहार जो बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है वह हमारा थर्ड ऑप्शन है कि बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, यह अधिगम निर्योग्यता की पहचान कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, जी हाँ, ऐसा बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उस नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम के नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है मतलब विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। 30वां प्रश्न पूछा गया कि सीखना क्या है। सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता है, सीखना संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, सीखना वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। तो सीखना क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न दिया जा रहा है और आप सभी को कमेंट करना है। और आई होप आपने टीटी फैमिली के शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, सभी क्लासेस चल रही हैं। 1 लाख से अधिक आपका यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का भरोसा है। साथ ही साथ 2100 आपके प्लस वीडियोज क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। 2000 से अधिक वीडियो क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। साथ ही साथ आने वाली क्लासेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। साथ ही साथ फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितना स्कोर किया है यह आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।